दोस्तों, मोदी और शाह इतना बौखला गए हैं कि देश के नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के साथ उन्होंने वही अत्याचार किया जो कल इस देश के छात्रों के साथ किया। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। और दोस्तों, सच ये कि शुरू में पुलिस ऑफिसर्स राहुल गांधी के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहते थे, लेकिन वहां पर खड़े जो कुछ लोग थे, जिसमें कांग्रेस के नेता थे, सांसद थे, उनका यह कहना है कि एक फोन आता है एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बाद और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि किसी भी सूरत में वहां से उठा के ले जाइए, घसीट के ले जाइए, लेकिन जल्दी बस के अंदर डालिए। अब दोस्तों, जरा खुद सोचिए कि ये जो बच्चे बेचारे पीटे गए, लाठी चार्ज हुआ, इन बच्चों की क्या हैसियत है जिस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट रैंक का लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री के घर के बाहर ज्ञापन देने गया है, मांग करने गया है, और उसको घसीट कर जमीन पर बस में ठूसा जा रहा है। और दोस्तों, बदसलूकी सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं, नेता विपक्ष के साथ नहीं, उनकी जो बहन है, छोटी बहन प्रियंका गांधी सांसद है, वो भी उस धरने में थी। और ये धरना जो था वो बच्चों के लिए हो रहा था, जिन बच्चों की पिटाई हुई थी। महिला के साथ, प्रियंका गांधी के साथ भी बदसलूकी की, और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। और ये जो प्रदर्शन था, ये सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं था, राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पे थे, वहाँ पर सुप्रिया सूले थी, वहाँ पर बाकी पार्टी के जो है नेता थे, वहाँ पर अखिलेश यादव थे, और अखिलेश यादव के साथ भी पुलिस ने वही ज्यादती की जो राहुल गांधी या प्रियंका के साथ। अब दोस्तों, क्या वजह थी कि राहुल गांधी को आज प्रधानमंत्री के आवास पर जाना पड़ा ज्ञापन देने के लिए, धरने पर बैठने पर वो मजबूर हो, ये बात तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये जो घटना है नेता विपक्ष के साथ, ऐसी बदसलूकी ये पाकिस्तान या अफ्रीका के किसी देश में होती है, हिंदुस्तान में 75 बरसों में ऐसा नहीं हुआ। और मैंने इसीलिए मोदी के सीनियर पूर्व वित्त मंत्री, देश के पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने वाले यशवंत सिन्हा को फोन लगाया और उनसे मैंने पूछा कि सर, ये हालत है इस वक्त बीजेपी की। तो उनका जवाब था कि मोदी का अब समय आ गया है, और जिस तरह से बौखलाकर मोदी फैसले ले रहे हैं, शाह फैसले ले रहे हैं, 2029 तक मोदी जी नहीं चल पाएंगे। और एक बड़ी बात उन्होंने कही, यशवंत सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन हो, विपक्ष का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, मोदी के खिलाफ पहली बार बगावत शुरू हो चुकी है, और ये बगावत जनता कर रही है। मुझे ये लग रहा है कि हमारा देश जो है वो आने वाले दिनों में हजारों बगावतों का, विद्रोहों का देश हो जाएगा, और पूरे देश में ये आग फैलेगी, और मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। यशवंत सिन्हा से मैंने ये भी पूछा कि मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, नरसिम्हा राव होते, मनमोहन सिंह होते, या चलिए भाजपा के वाजपेयी होते, और कोई नेता विपक्ष जाता ज्ञापन देने के लिए, तो यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर वाजपेयी होते मोदी की जगह तो खुद पैदल चलकर बाहर आते, रिसीव करते, अंदर ले जाते अपने घर, चाय पिलाते और बात करते। वाजपेयी जी होते तो वो कुछ मजाक में कुछ बातें बोल देते, कुछ सब पूरा जो वातावरण था उसको वो हल्का कर देते, और हल्का करके हो सकता था कि स्वयं आ जाते वहां पर, और राहुल गांधी कहते आइए, और खुद ले आ सकते थे वहां। राहुल गांधी को बोलते आइए, हम लोग अंदर चलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। अब यशवंत सिन्हा ने बहुत कुछ कहा है, क्योंकि मोदी की रग रग से वाकिफ है, मोदी के सीनियर थे, बीजेपी को भीतर से समझते हैं, उनको सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। लेकिन जो पहले सवाल मैंने किया था कि ऐसी कौन सी नौबत दोस्तों आ गई थी कि राहुल गांधी को, विपक्षी नेता को, इन सबको मोदी के दर तक पहुंचना पड़ा। दरअसल हुआ क्या था कि आज दोपहर में राहुल गांधी ने और बाकी जो विपक्षी पार्टियां, अखिलेश हैं, सुप्रिया सूले, सारी पार्टियां थी, उन्होंने तय किया कि भाई छात्रों की जो पिटाई हुई है इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए कि उनकी पुलिस ने क्या किया। और इसको लेकर
जब राहुल गांधी और विपक्षी नेता स्पीकर से मिलते हैं, स्पीकर के पास जाते हैं, ओम बिरला के पास, और कहते हैं कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, हमें सरकार का जवाब चाहिए संसद में, तो ओम बिरला जो पूरे लोकसभा के बॉस है, प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं लोकसभा के अंदर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। सोचिए, इस देश में स्पीकर कह रहा है किसी इशू के लिए सदन के कि हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, जबकि वो खुद ये फैसला ले सकते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कानून कहता है कि यह फैसला सारी पार्टियों के साथ जो मीटिंग होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उससे लेना चाहिए। और जब ये जवाब उन्होंने दिया, राहुल गांधी को टाला, विपक्षी नेताओं को टाला ओम बिरला ने, तो राहुल गांधी गए प्रधानमंत्री के बंगले जवाब मांगने की कि नीट पर बहस कराइए, जवाब दीजिए, प्रधान का इस्तीफा दीजिए। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। तो एक तरफ मोदी न छात्रों की सुनते हैं, ना फिर वो कांग्रेस की सुनते हैं, ना नेता विपक्ष की सुनते हैं, ना विपक्षी पार्टियों की सुनते हैं, ना कोई अपोलॉजी, ना कोई माफ़ी, ना कोई जवाबदेही, ना धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन, ना अमित शाह की कोई प्रतिक्रिया। जो भी पुलिस कर रही है। और जब उसका विरोध होता है, मोदी के दर तक नेता विपक्ष पहुंचते हैं, तो घसीट घसीट कर पुलिस की बस में बैठाया जाता है और थाने ले जाया जाता है, एक आम अभियुक्त की तरह। और थाने में सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सारे ही लोग थे उसमें, सिविल सोसाइटी के भी बहुत से लोग थे उसमें, योगेंद्र यादव थे, और भी कई ऐसे लोग थे जो वहाँ धरने में पहुँचे थे, छात्रों की तरफ से पहुँचे थे। सबको घसीट कर बस में ले जाकर थाने में डाल दिया। ये हाल है अमित शाह की पुलिस का। अब यशवंत सिन्हा जो पूर्व वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, मोदी जूनियर थे, एक वक्त था जब पर्ची जाती थी नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री के दफ्तर में, और एक एक घंटा, दो दो घंटा बाहर बैठे रहते थे मिस्टर मोदी। यशवंत सिन्हा तब वित्त मंत्री थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो खुलेआम बगावत हो रही, छात्र हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, किसान हैं, नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जगह जगह धरना चल रहा है, मजदूरों का धरना चल रहा है, मनरेगा के लोगों का धरना चल रहा है, ये जो बगावत है, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, ये कैसी शुरुआत है? उनका ये कहना था कि एक नहीं, अब हज़ारों बगावतों का दौर आ रहा है। और एक बात और उन्होंने कही, खुलकर कही, मैं उनको सलाम करता हूँ कि जिस तरह से वो बोले हैं आज। उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि 2029 तक मोदी कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं समय आ गया है मिस्टर मोदी का। सुनिए साहब, यशवंत सिन्हा साहब को सुनिए, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन एंड वन ऑफ द मोस्ट वोकल एंड डेयरिंग पॉलिटिशियन राइट नाउ द कंट्री हैज। इससे बेखौफ आवाज किसी सीनियर नेता की आज की तारीख में हिंदुस्तान में नहीं। जरूर सुनिए। सिन्हा साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, हजारों बच्चों को लाठियां पड़ गई, बहुत से बच्चे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही। और आज राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करते हैं, एक ही डिमांड है कि भाई नीट पर, पेपर लीक पर बहस और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन सरकार धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेते ही पूरी तरह से खामोश हो जाती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नरेंद्र मोदी के लिए, या नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहते, भले ही इस देश के बच्चे संसद का घेराव कर लें? नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर झुकते हुए दिखना नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों में, या उसके पहले जो 12 वर्ष गुजरात में उन्होंने बिताए, उसका इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो आप क्या पाते हैं उसमें कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि उनकी बनाई गई। कृत्रिम ही थी, आर्टिफिशियल छवि थी, लेकिन बनाई गई कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है। और अब उस स्ट्रेंथ, वो जो ताकत थी, वो ताकत आज चैलेंज हो रही है। पहली बार 12 वर्षों में वो ताकत चैलेंज हो रही है। और इसलिए मोदी जी चूंकि झुकना जानते ही नहीं है, इसलिए इस बार भी नहीं झुकना चाहते हैं। और हर जगह कल जैसे उन्होंने बल प्रयोग करके छात्रों को
तितर बितर किया, जिस तरह वो उठा के ले गए सोनम वांगचुक को, ठीक उसी तरह आज उन्होंने व्यवहार किया राहुल गांधी और उनको उठाकर वहां से ले गए। तो मुझे लग रहा है ना कि ये जो मुल्क हमारा है, ये एक प्रेशर कुकर की स्थिति में था। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनता रहता है, वैसे धीरे धीरे करके हमारे मुल्क में ये प्रेशर बन रहा था। आज प्रेशर कुकर जो है अभी फटा नहीं है, अभी सीटी मार रहा है कि जल्दी अटेंड करो हमको, नहीं तो हम फट जाएंगे। और मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल ही इससे अनजान नहीं, लेकिन इसकी चिंता नहीं करने वाले व्यक्ति साबित कर रहे हैं अपने को। और मैं एक बात और आपसे कहूं, क्योंकि ये फैल रहा है देश में, किसान भी अब जुड़ रहे हैं इसमें, तो एक अंग्रेजी में फ्रेज है ना, 1000 म्यूटिनीज, 1000 बगावत। मुझे ये लग रहा है कि हमारा देश जो है वो आने वाले दिनों में हजारों बगावतों का, विद्रोहों का देश हो जाएगा और पूरे देश में ये आग फैलेगी और मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। जी, मैं जंतर मंतर पर कल जो कुछ हुआ उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, उस पर भी मेरे कई सवाल थे, लेकिन ताज़ा घटना भी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी को जिस तरह से गिरफ्तार करके, बल्कि घसीट करके हिरासत में लिया है, और उसमें कुछ मैं आवाज़ें सुन रहा था कि उनके नाक से सब ब्लीडिंग भी हो रही थी, इस तरह की भी बात थी, और घसीटा है बाकायदा ज़मीन पर पुलिस वालों ने। अखिलेश यादव को घसीटा है, प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी हुई है, तो बाकी नेताओं का क्या हाल होगा? अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, और प्रधानमंत्री के आवास पर वो ज्ञापन देने गए, तो क्या परंपरा ये नहीं कहती कि नेता सदन विपक्ष के नेता को अपने घर ही बुला के एक चाय पिला लेते? उसमें क्या है? इस तरह से बदतमीजी जो करी उन्होंने, क्या आपको लगता है कि अगर मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, नरसिम्हा राव होते, वाजपेयी होते, मनमोहन सिंह होते, और उनके दरवाजे पर नेता विपक्ष पहुंचता, तो क्या इस तरह से पुलिस से घसीट कर उनको हिरासत में लेते, या अंदर बुलाते कि आइए साहब चाय पीजिए, बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल अंदर बुलाते हैं। और मैं तो आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि वाजपेयी जी होते तो वो कुछ मजाक में कुछ बातें बोल देते, कुछ सब पूरा जो वातावरण था उसको वो हल्का कर देते, और हल्का करके हो सकता था कि स्वयं आ जाते वहां पर, और राहुल गांधी को कहते आइए, और खुद ले आ सकते थे वहां। राहुल गांधी को बोलते आइए हम लोग अंदर चलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। लेकिन क्या आप मोदी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि उनका जो अपना जो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इमेज बनाया हुआ है स्ट्रॉन्ग पर्सन का, एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व का, उसको धक्का पहुंचता, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, अभी तो मैं मानता हूं दीपक जी की ये एक शुरुआत है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें अब होने वाली हैं, और सरकार इसी तरह बल प्रयोग करती रही तो पता नहीं इस देश में आने वाले दिनों में क्या होगा। सिन्हा साहब, आप तो कई बार के सांसद भी रहे, संसदीय व्यवस्था को जानते हैं। ये जो मसला था कि भाई नीट पर बहस होनी चाहिए, तो स्पीकर को ही हैंडल कर लेना चाहिए था, लेकिन स्पीकर ने कुछ किया नहीं, तो फिर राहुल गांधी को मजबूरन प्रधानमंत्री के पास पहुंचना पड़ा। क्या आपको लगता है कि सारे फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं, यहां तक कि लोकसभा राज्यसभा में क्या होगा ये भी मिस्टर मोदी ही डिसाइड करते हैं? परफेक्ट डिक्टेटर है बिल्कुल मोदी। कोई इसमें कहीं कोई शक नहीं है दीपक जी। लोकसभा राज्यसभा या इंटायर पार्लियामेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। वहां पर भी जो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे वही चलेगा, और स्पीकर भी उनके सामने झुकते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष भी उनके सामने झुकते हैं। किसी की मजाल नहीं है कि मोदी जी कुछ चाहें और वो उसको इम्प्लीमेंट ना करें। और राहुल गांधी ने जो कहा आज कि स्पीकर से उनकी बातचीत हुई, और स्पीकर ने ये नहीं कहा कि हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसको डिस्कस करेंगे, आफ्टर ऑल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सरकार से पूछेंगे।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार भी होती है ना, तो इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये डिस्कस होना चाहिए था। तो क्या मतलब है, बिरला जी कह रहे हैं कि भाई सरकार से पूछेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज जो हमारी लोकशाही है उसमें कोई एक लोकशाही में रिकोर्स होता है कि यहां नहीं मिला हमको संतोष तो हम यहां जाएंगे, यहां नहीं मिला तो हम यहां जाएंगे। वो रिकोर्स ही खत्म हो गया है। ये 1.5 लोगों की मानसिकता के चलते, इनके व्यवहार के चलते, वो जो प्रजातंत्र का एक सेफ्टी वाल्व होता है कि हमारे पास रिकोर्स है, हमारे पास उपाय हैं, वो रिकोर्स खत्म हो गया। कोई उपाय किसी के पास नहीं है जब तक कि आप जाके मोदी जी के सामने नतमस्तक होके उनसे आग्रह नहीं करो, और वो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बात मान लें। मतलब आप कह रहे हैं एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए, उसने नहीं सुना तो कमिश्नर के पास चले गए, उसने नहीं सुना तो चीफ सेक्रेटरी के पास चले गए, मुख्यमंत्री के पास चले गए। लेकिन मोदी के इस सिस्टम में सिर्फ एक ही रिकोर्स है, एक ही जगह सुनवाई होती है, वो मोदी खुद हैं, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं। नहीं, कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत, बाकी किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मैं वाजपेयी जी के साथ वित्त मंत्री था, मैंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। तो मैं वाजपेयी जी को मैंने सूचना दे दी कि मैं मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला रहा हूं, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप ही आइए, आप ही इनॉग्रेट कीजिए, और उन्होंने माइंड भी नहीं किया। मैंने वो सारी मीटिंग कंडक्ट करी जैसे मैं चाहता था, सारे फैसले मैंने उनके साथ बातचीत करके मुख्यमंत्रियों के साथ लिया। तो ये उस समय हम लोगों के काम करने का एक तरीका था जिसमें आनंद आनंद आता था काम करने में। इस समय कोई मिनिस्टर की क्या हैसियत है। और ये जो हो रहा है कि भाई ये प्रधान इस्तीफा दें, प्रधान के इस्तीफे का भी कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा तो प्रधानमंत्री का होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जी प्रधानमंत्री। एक सवाल और, कल हमने देखा कि अभी 12 साल में पहली बार बच्चों ने संसद को चारों तरफ से घेर लिया, वहां पर कमांडो खड़े कर दिए गए, दरवाजा बंद कर दिया, प्रधानमंत्री भाग गए, आंसू गैस के गोले दागे गए। और लोग ऐसा कहते हैं, असेसमेंट है कि कई लाख बच्चे थे, करोल बाग से लेकर कनॉट प्लेस और इधर सफदरजंग से लेकर चारों तरफ घेर रखा था, सिर्फ संसद ही नहीं। क्या जनता अब जाग रही है? क्योंकि मोदी के खिलाफ मोदी का वोटर, बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज थी, कल का जो ये प्रदर्शन था, मिडिल क्लास के बच्चे थे, उनके पेरेंट्स साथ में थे जो मोदी के वोटर हैं, लोग कह भी रहे थे। क्या आपको लगता है कि मोदी का वोटर ही अब मोदी के खिलाफ हो रहा है? ये जो मिडिल क्लास निकल कर आ रही है, ये जो शहरी जमात निकल के बाहर आ रही है और संसद को घेर रही है, इसको आप कैसा संकेत देखते हैं? कैसा संकेत है ये? इसको मैं एक जो भी इंतजाम है मोदी रेजिम में, उसके खिलाफ एक बगावत के रूप में मैं देख रहा हूं इसको। और जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कि मिडिल क्लास की फैमिलीज जो हैं, उनके बच्चे, उनके अभिभावक पहली बार सड़कों पर उतरे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। यही तो मोदी सरकार का वोट बैंक रहा है, जो भी जिस भी कारण। लेकिन पहली बार सरकार हिली है क्योंकि सरकार देख रही है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मोदी अल्टीमेटली अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कुछ करेंगे अगर ये घिरते चले गए? अल्टीमेटली अगर ये बात यहाँ नहीं रुकी और कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अब राजनीतिक दल जो हैं वो भी कूद पड़े हैं। कल नहीं थे राजनीतिक दल, या थे भी तो दिखाने के लिए थे, लेकिन आज तो ये जो राहुल गांधी ने किया है, ये तो राजनीतिक दलों का एक था, समाजवादी पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हो गए थे। तो अब ये तूल पकड़ेगा और इसको बल मिलेगा इस बात से कि पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसलिए पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर, दोनों तरफ विद्रोह का जो ये वातावरण है वो पैदा हो रहा है। और ये दिल्ली तक केंद्रित नहीं रहेगा, ये फैलेगा पूरे देश में। और चूंकि अब कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल हो गई है, तो कांग्रेस पार्टी तो चारों तरफ है देश में, तो जाहिर है कि वो वहां तक उसको
दिल्ली तक सीमित नहीं रखेंगे, पूरे देश में इसको फैलाने का प्रयास करेंगे और करना भी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आज पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हजारों हजार किसान कूच कर चुके हैं और अल्टीमेटली ये किसान घाट जो चौधरी चरण सिंह की समाधि यानी दिल्ली के बीचों बीच यमुना किनारे, वहां पर आकर ये लोग एकजुट होना चाह रहे हैं, यानी दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, इसलिए सरकार ने वहां रोक रखा है। यूपी में योगी की सरकार है बीजेपी की, इसलिए सख्ती हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो लाखों किसान हैं, इनकी घेराबंदी मोदी की, और इधर से जवान, स्टूडेंट, यूथ और किसान, इस कॉम्बिनेशन को आप कितना डेडली देखते हैं मोदी के लिए? ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। आपको याद होगा कुछ साल पहले किसानों ने अकेले मोदी सरकार को झुका दिया था। मोदी सरकार को झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा और उनके तो 3 कृषि कानून थे, ब्लैक लॉज, उनको वापस लेना पड़ा था ना, तो किसानों ने ही झुकाया था। इस बार की परिस्थिति ये है कि इस बार किसानों के साथ नौजवान भी है और किसानों और नौजवानों का ये जो जमघट है ये बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही पावरफुल है और इसमें झुकाने की बिल्कुल ताकत है। मोदी कितनी भी तानाशाही कर लें, अमित शाह कितना भी इंतजाम कर लें, उनको झुकना ही पड़ेगा और मुझे लगता है कि सूनर देन लेटर उनको प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को लेना पड़ेगा। एक अंत में सवाल, हम इस वक्त 2026 में हैं और धीरे धीरे 2027 आने वाला है कुछ महीनों के बाद। तो 2027, 2028 और 2029, जहां मोदी का टेन्योर खत्म हो रहा है, क्या आपको लगता है कि एक शुरुआत हो चुकी है? जिस तरह की बगावत हम देख रहे हैं, संसद घेरी जा रही है, लाठीचार्ज हो रही है, हिंसा हो रही है, क्या मोदी जी की उल्टी गिनती आपको शुरू होते हुए दिख रही है? और आगे के जो 3 साल हैं, 2027, 28, 29, मोदी के लिए बहुत मुश्किल साल है उनके करियर के। मैंने आपसे कहा कि हम एक युग में प्रवेश कर रहे हैं जिस युग को एरा ऑफ 1000 म्यूटिनीज, हजारों बगावतों का ही पीरियड देखने को हमको मिलेगा। और मैं मानता हूं आज के दिन जिस तरह उफान आया है पूरे देश में, किसानों का, नौजवानों का, मिडिल क्लास का, मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहना संभव नहीं हो पाएगा। 2029 तक आपको लगता है प्रधानमंत्री वो बने नहीं रहेंगे, यानी बीच रास्ते में हटना पड़ेगा? हाँ, हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हालात इतने बिगड़ जाएं देश के कि मोदी जी को स्वयं इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये थे यशवंत सिन्हा, देश के वित्त मंत्री, देश के विदेश मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार के साथ थे। नरेंद्र मोदी उनके जूनियर थे, एक समय ऐसा भी था और अच्छी तरह जानते हैं। यशवंत सिन्हा जी का कहना है कि जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और ये हजारों बगावतें सामने आ रही, कहीं पर छात्र हैं, युवा हैं, जेनजी है, कहीं किसान हैं और हर आदमी कूच कर रहा है दिल्ली की तरफ। अगर यही हालात रहा तो मोदी जी के लिए 2029, ये जो पूरा सरकार का कार्यकाल करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हालात संभले नहीं तो मोदी को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है 2026, 27, 28, कभी भी। लेकिन 2029 पहुंचते पहुंचते मोदी के लिए बड़ा मुश्किल सफर है, ये यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सिन्हा साहब, आप आए, थैंक यू सो मच, टेक केयर और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच सर।